एनएसए अजीत डोभाल ने हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर और मौजपुर इलाकों का दौरा किया, जहां वो हिंदू और मुस्लिम दोनों इलाकों में रहने वाले लोगों से मिले और दावा किया कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं। क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ खुद हिंसा प्रभावित इलाकों का हाल जाना और वहां के लोगों को भरोसा दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस उनके साथ है। आपके गरीब मोहल्ले में आपके साथ शिक्षक लोग रहते हैं, सबके साथ हर एक को अपने साथ रखना। जय श्री राम। इस दौरान डोभाल एक घर के दरवाजे पर पहुंचे और वहां खड़े एक आदमी को सुरक्षा का भरोसा दिया। आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल कर दिया है, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जब निकल रहे हैं आगे के लिए इलाहाबाद के लोग लगा रहे हैं। आप लोगों को कैमरों में अलर्ट हो, लोगों के साथ थोड़ा क्लोज यहीं आप लोगों ने रहना है, यहीं आप लोग बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों की भारी भीड़ अजीत डोभाल को देखने के लिए उमड़ पड़ी, जिनमें से कुछ लोग उन्हें आप बीती सुनाने लगे। कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी सपोर्ट में खड़ा है। कोई इधर हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, बंदूकों से फायर कर रहे हैं। इसके बाद डोभाल मुस्लिम इलाकों में भी गए, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और वहां मौजूद लोग गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जमुना पार में इतना ज्यादा पनप चुका है, जहां मुसलमान कम है उनको काट रहे हैं, और हम मुसलमानों ने कभी ऐसी बात नहीं करी। पूरे इलाके सेफ कर रखे हैं हमने, और हमने कहा किसी हिंदू पे जुल्म नहीं किया जाएगा, हमारे इलाके सेफ रहेंगे। और ये आरएसएस अमित शाह के कहने पे, बीजेपी सरकार के कहने पे, अमित शाह बीजेपी हिंसाग्रस्त इलाके में लोगों से मिलने के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि लोगों में आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ अपराधी इस तरह की हरकतें करते हैं और हिंसा फैलाते हैं। मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक जैसी है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ वो हैं, और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हर एक को महफूज रखे, हर एक की सलामती की जिम्मेदारी ले। अब एचएम साहब ने इसका वो किया है, और एचएम साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाएं, और डीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के साथ मंगलवार रात 11 बजे हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा करने के बाद जाफराबाद, करदमपुरी, कबीरनगर, भजनपुरा और चांदबाग का दौरा किया। इससे पहले दिल्ली हिंसा में अब तक 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और 200 से भी ज्यादा लोग घायल। पिछले 4 दिनों से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता खौफ में जी रही है, क्योंकि सड़कों पर कब कहां से दंगाई आ जाएंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस बीच हिंसा प्रभावित चांदबाग और मुस्तफाबाद के इलाकों में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो वहां का मंजर बेहद खौफनाक दिखा, क्योंकि वहां सड़कों पर मौजूद गाड़ियां राख के ढेर में तब्दील नजर आ रही थी, तो दंगे में जली दुकानें और मकान सब वीरान दिखाई दिए, जिस वजह से पुलिस के अलावा ज्यादातर लोग सड़कों पर नजर नहीं आए, लेकिन शांति के बीच तबाही की निशानियां साफ दिखी। देखेंगे आप, जितनी भी ये इलाका है, गलियां बंद है, बाहर स्कूटर जला हुआ आपको दिखाई देगा, और पूरे के पूरे इन रास्तों को बंद किया गया है। अब पूरी पुलिस फोर्स भजनपुरा, गोकलपुरी, इस पूरे इलाके में मार्च कर रही है, ताकि जो हालात बिगड़े हैं उस पर काबू पाया जा सके। इतना ही नहीं, मुस्तफाबाद में एक स्कूल पूरी तरह से जला दिया गया। तस्वीरें देखी कैसे स्कूल के अंदर घुसकर दंगाइयों ने क्लासरूम तक में आग लगा दी, जिसकी गवाही ये काली पड़ चुकी दीवारें साफ साफ दे रही हैं। इन तस्वीरों पर सवाल ये है कि आखिर स्कूल से दंगाइयों की क्या दुश्मनी थी। ये एक स्कूल भी है, इस स्कूल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है जो आग बुझाने का काम कर रही है। अंदर तक जितना भी स्कूल का ये सामान है ये सब टूटा पड़ा है, आग लगा दी गई है। स्कूल के अंदर भी एक प्राइवेट स्कूल है जिसे जला दिया गया, ये आप तस्वीरें देखेंगे।
पूरा का पूरा स्कूल भी जला पड़ा है। हालांकि चांदबाग और मुस्तफाबाद में अब भारी पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन इलाके के लोग जान माल की सुरक्षा को लेकर बेहद डरे सहमे नजर आए। हालांकि पुलिस ने घबराए लोगों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ है और उन्हें परेशान होने या डरने की जरूरत नहीं है। और जब पुलिस है यहाँ पे, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर आप आगे और हमारा हौसला बढ़ गया सर। कोई भी आदमी आपको लगता है यहाँ कोई शरारत करता है, बताइए, इमीडिएटली बताइए, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आप लोग आगे बहुत हिम्मत एकदम कोई जरूरत नहीं, एकदम नहीं। चांदबाग जैसा ही मंजर भजनपुरा में भी देखने को मिला। वहां दंगे के 4 दिन बाद नजारा कुछ ऐसा था। देखिए कैसे लोगों के आशाने और दुकानें जली हुई हैं। कहीं बाइकों के ढेर जले पड़े हैं तो कहीं कारें, कहीं शोरूम का मलबा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से ये पूरी दुकानें जला दी गई हैं। ऊपर तक आप देखेंगे तो क्या हालात हैं। भजनपुरा में हुई हिंसा से डरे लोग पिछले 3 रातों से सोए तक नहीं और छतों या बालकनियों में टहलकर आशियाने की सुरक्षा में रातें काट दी। वहीं दर्जनों परिवार अपने घरों में ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए ताकि किसी तरह से उनकी जान बच सके। तस्वीर आप देख लीजिए, आगे तक आपको चारों तरफ गाड़ियां, मोटरसाइकिल जली हुई नजर आएंगी और दर्द भरी कहानी आपने सुनी कि कितना दर्द, कितना डर, कितना खौफ उस वक्त था जब लोग यहाँ घरों में आग लगा रहे थे, गाड़ियों को जला रहे थे और दंगाइया आम लोगों को निशाना बना रहे थे। इलाके के लोग बताते हैं कि उन्हें जगह जगह धुएं के गुबार दिखे। शोर शराबे और भीड़ की नारेबाजी के बीच गोलियों और आंसू गैस के गोलों की आवाजें गूंज रही थी। उपद्रवी मारो मारो और भागो भागो चिल्ला रहे थे। झुंड बनाकर सड़कों पर जुटे ज्यादातर लोगों के हाथ में बेसबॉल की बैट, लोहे की रॉड, लाठियां, हॉकी और पत्थर मौजूद थे। हमारा कुछ स्टाफ दबा हुआ था, कुछ इसमें हम पुलिस वाले। खतरनाक, बहुत दर्दनाक। ऐसा दर्दनाक था कि हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमें ये दिल्ली में देखने को मिलेगा। मेरा जन्म 1984 का था। महिलाएं थी, वो महिलाएं जो डर रही थी, डरी हुई थी, ऐसी डरी हुई थी, रो रही थी। मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता आपके सामने कि क्या हालत थी हमारी। हमने अपनी जिंदगी के आग छोड़ चुके थे क्योंकि इधर से भी आग था, आगे भी आग, घर से निकलेंगे या नहीं निकल पाएंगे आज। हालांकि इस बीच एक तस्वीर ये भी सामने आई कि दोनों ओर से अमन शांति चाहने वाले लोग दंगाइयों से छूटे पीड़ितों को शरण देते हुए दिखे। उनकी हिफाजत करने से ये लोग पीछे नहीं हटे। इस बीच मौजपुर में भी दंगों के बाद का मंजर बेहद खौफनाक था, क्योंकि जहां देखिए वहां पत्थर, टूटा कांच, बंद दुकानें दिखाई दी। मैं इस वक्त मौजपुर में विजय पार्क इलाके में मौजूद हूं। तस्वीरें आपको सब कुछ बता देंगी। देखिए क्या हालात हैं। ये कभी ऐसा नहीं था। ये रोड बहुत चलता फिरता होता था, लेकिन अब जहां तक आपकी नजर जाएगी या तो जलने के बाद का नजारा आपको नजर आएगा या फिर रोड पर ये पत्थर नजर आएंगे, जैसे कभी घाटी में हमने देखे थे कर्फ्यू के दौरान होता था। और ये दिल्ली का दर्द है जो हम आपको बता रहे हैं। उधर देखिए शायद किसी का वो छोटा सा कूलर है जो टूट चुका है। उधर देखिए कुछ और सामान पड़ा है और यहाँ देखिए कुछ गमले पड़े हैं और हालात हैं सिर्फ सुनसान। देखिए ये दांतों का एक अस्पताल है। लोग यहाँ पर अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए आते थे। बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन इसका शटर देखिए किस तरह से टूट चुका है नीचे से। इसके अंदर प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए और वहाँ देखिए उसे जलाने की कोशिश की गई। इसके अलावा आगे कुछ शोरूम है, उसे जलाने की कोशिश की गई। नीचे का नजारा, एक एक तस्वीर आपको सब कुछ बता देगी। ज्यादा कुछ कहने की शायद आवश्यकता नहीं है। हालात सामान्य होने में कितना वक्त लग जाए ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है। एक भी दुकान ऐसी नहीं है जिसको निशाना बनाने की कोशिश नहीं की हो, और इसीलिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए कि दिल्ली का दर्द क्या है। ऐसा दर्द जो शायद किसी ने नहीं देखा होगा। और वहीं खजूरी खास इलाके में भी सड़कों पर गाड़ियों का मलबा दिखाई दिया। वहां के लोग घबराए हुए हैं कि कहीं फिर से उपद्रवी इलाके में हिंसा न फैला दें। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो आप तस्वीरों में साफ देखिए, रोड के किनारे जो गाड़ियां जली हुई पड़ी हुई हैं, ये छोटे छोटे दुपहिया वाहन हैं। इनके अलावा जो माल ढोने वाले टेम्पो होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आगे अगर हम चलेंगे तो आपको तस्वीरों में और भी चीजें दिखाएंगे और कोशिश हमारी यही है कि आप तक एक एक तस्वीर दिखाएं। इस दंगे के बाद पैदा हुई तबाही और तबाही के निशान हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपने एक और वाहन को देखा पीछे भी जले हुए। अब यहाँ पर देखिए तबाही का जो मंजर है वो आपको हैरान करके रख देगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए तस्वीर इस तरफ आपको दिखाएं तो ये देखिए कितने सारे वाहन एक साथ ला करके आग के हवाले कर दिए गए होंगे। गाड़ी रोको एक मिनट, देखो इस तरफ देखो तस्वीरों में, ये तस्वीरें देखिए आप। ऐसा लगता है कि गाड़ियों को एक साथ लाया गया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया।
और वहीं भजनपुरा में जिस पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया था, वहां के लोग, आसपास के लोग अभी भी डरे सहमे हैं, क्योंकि वहां मलबे जो पड़ा हुआ है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि उपद्रवियों ने कितना उत्पात मचाया। देश की राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के हिस्से में सबसे ज्यादा हिंसा जहां पर हुई, इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं। भजनपुरा ये इलाका है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आग लगा दी गई थी और आप देखिए पेट्रोल पंप का ये नजारा अभी भी वैसा ही है। अब इसे सामान्य करने में काफी वक्त लग जाएगा। देखिए कितने वाहन यहाँ पर हैं। ये दिल्ली के दर्द की वो दास्तान है जो आप देखकर तस्वीरों से ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब सोचिए जिस भी शख्स का ये ई रिक्शा होगा, वो पूरा ये इलाका है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आग लगा दी गई थी और आप देखिए पेट्रोल पंप का ये नजारा अभी भी वैसा ही है। अब इसे सामान्य करने में काफी वक्त लग जाएगा। देखिए कितने वाहन यहाँ पर हैं। ये दिल्ली के दर्द की वो दास्तान है जो आप देखकर तस्वीरों से ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब सोचिए जिस भी शख्स का ये ई रिक्शा होगा, वो यहाँ पर जला दिया गया, उसकी रोजी रोटी का ये साधन हो सकता है और दूसरे कई उसके लिए ये जरूरी हो सकता है। इसके अलावा उधर देखिए वो एक गाड़ी जला दी गई। वो गाड़ी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। किसी ने हो सकता है कि EMI पर ली हो, किस तरीके से ली हो, कैसे मैनेज की हो, ये नहीं पता। पेट्रोल पंप पर हो सकता है कि ये गाड़ी यहाँ पेट्रोल लेने के लिए आई थी और उसी वक्त इसमें आग लगा दी गई। सामने देखिए वो एक छोटा ट्रक है, उसमें आग लगा दी गई और किसी को भी भीड़ ने यहाँ पर नहीं बख्शा। जहां तक नजर जाएगी उस तरफ मैं आपको रोड के दिखाने की कोशिश करूं तो सामने देखिए एक शोरूम है जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। उनको बाहर निकाला गया, उनसे मारपीट की गई और यहाँ पर उसमें भी आग लगा दी गई। शोरूम का शोरूम पूरा जला दिया गया। दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों पर केस दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में दूसरे 1984 जैसे दंगे नहीं होने देंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण का वीडियो क्लिप देखा है? इसके बाद कोर्ट रूम में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का भड़काऊ बयान वाला वीडियो क्लिप भी चलाया गया। दरअसल पुलिस ने कहा था कि उन्होंने कपिल मिश्रा का वीडियो नहीं देखा। इस पर कोर्ट ने वीडियो में पुलिस वालों के बगल में खड़े होने पर सवाल उठाए, फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के वायरल वीडियो में उनके साथ दिखाई दे रहे पुलिस अफसर का नाम भी पूछा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वो भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर जल्द निर्णय ले। याचिका में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। सामना में दिल्ली में हुई हिंसा पर अफसोस जताया गया। दिल्ली में हुई हिंसा पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में अफसोस जताया और लिखा कि ऐसे समय जब अहमदाबाद में ट्रंप का स्वागत किया गया तब दिल्ली की सड़कों पर खून खराबा मचा था। दिल्ली हिंसा में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए कांग्रेस नेता अलका लांबा GTB अस्पताल पहुंची। 82 साल के उद्योगपति रतन टाटा को राज्य सरकार ने मुंबई यूनिवर्सिटी की पहली एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनाया है। लंदन में इलाज करा रहे नवाज शरीफ को इमरान सरकार ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर भगोड़ा घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में व्यापारियों ने मेट्रो के प्रस्तावित रूट का विरोध करते हुए दलील दी कि इससे करीब 1500 व्यापारी प्रभावित होंगे। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को भी शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 392.24 अंकों की गिरावट के बाद 39,888 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119.40 अंकों की गिरावट के बाद 11,678.50 पर बंद हुआ। दिल्ली में हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल रतन लाल को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग के साथ उनके परिवार और इलाके के लोगों ने दिल्ली बीकानेर सड़क को जाम कर दिया। कई घंटों जाम के बाद सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया और इसके बाद रतन लाल का अंतिम संस्कार किया और इस दौरान यहां जमकर नारेबाजी हुई। शहीद रतन लाल के गांव के पास मुख्य सड़क पर बड़ी तादाद में जुटे लोगों ने सड़क पर आवाजाही रोक दी। सरकार के सामने मांग रखी कि रतन लाल को शहीद का दर्जा मिले और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो सड़क से नहीं हटेंगे। अभी हमारे पास में MP साहब आए थे और MLA साहब आए। वो आके हमारे को आश्वासन बहुत अच्छा दे के गए कि 2 दिन लगेंगे, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो मैं उनसे यही करना चाहूंगा, 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे या 10 दिन लगे चाहे 2 साल लगे,
हम यहीं पे बैठे, यहाँ से नहीं लेंगे। जब तक हमारे लाल को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं लेंगे। इस दौरान इलाके के सांसद, विधायक और कई अफसर भी वहां मौजूद रहे, लेकिन लोगों ने दिल्ली बीकानेर सड़क को जाम कर दिया। दिल्ली पुलिस की वैन में रतनलाल का पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया गया था, जहां उनकी मौत के बाद शोक की लहर है। रतनलाल की मां और पत्नी बेसुध हैं, तो दोनों बेटियों कनक और सिद्धि की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। रतनलाल के 6 साल के मासूम बेटे को तो अभी इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने रतनलाल की पत्नी को पत्र लिखकर अपनी संवेदना जताई है, लेकिन इलाके के लोगों ने रतनलाल को शहीद का दर्जा देने के साथ गांव में शहीद स्मारक और सरकारी भवनों का नाम रतनलाल के नाम पर रखने की मांग की। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीद रतनलाल के परिवार के लिए 1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि रतनलाल के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मैं उनके पूरे परिवार को इस सदन की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी अब हमारी है। दिल्ली सरकार की पहले से नीति है, दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी और उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार में नौकरी देगी। दिल्ली में जारी हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी घेर लिया। मोर्चा खुद सोनिया गांधी ने संभाला और कई तीखे सवालों के बाद उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए और शांति मार्च के जरिए दिल्ली में शांति की अपील की गई। लेकिन इससे पहले कांग्रेस दफ्तर से ही सोनिया गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। नंबर 1, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहां थे और वो क्या कर रहे थे। नंबर 2, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे। नंबर 3, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई। नंबर 4, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज्यादा फैलने वाले हैं। नंबर 5, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे, पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया। सोनिया गांधी ने दिल्ली की हिंसा को साजिश करार दिया और दावा किया कि इसकी तैयारी दिल्ली चुनाव के वक्त से ही की जा रही थी। इस मामले में पुलिस और सरकार को नाकामी बताते हुए उन्होंने गृहमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है और इन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान के तीखे हमले के जवाब में सरकार के 2 मंत्री सामने आए और एक सुर में सोनिया गांधी के बयान की निंदा की। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा करने लायक है। अभी हिंसा समाप्त हो रही है, अभी लोग जख्मी है, अस्पतालों में है, अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे। सोनिया गांधी की जो टिप्पणी अभी हुई है वो असमय है और कई मामले में अनुचित है। एक बड़ी पार्टी जिसने 50 साल देश पर राज किया है, उसके अध्यक्ष को जब शांति और सद्भाव की पहल करनी चाहिए, उस समय भी राजनीति ही सूची है।
और आंख कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे परिवार के साथ आजम खान को जेल। दिल्ली में चांदबाग पुलिया के पास बहने वाले एक नाले से खुफिया विभाग के कांस्टेबल का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बताया गया कि आईबी में काम करने वाले कांस्टेबल अंकित शर्मा सोमवार को भड़की हिंसा के बाद से ही लापता थे। हालांकि तमाम खोजबीन के बाद आईबी में काम करने वाले कांस्टेबल अंकित शर्मा का शव चांदबाग पुलिया के पास बहने वाले एक नाले से मिला। देखिए कैसे उनके शव को नाले में उतरकर कुछ लोग निकालने में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी हत्या हिंसा के दौरान पत्थरों से कुचल कर की गई और फिर शव को इस नाले में फेंक दिया गया। इस बीच आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा का शव मिलने की जानकारी जैसे ही खजूरी खास इलाके में मौजूद उनके घर पहुंची, वैसे ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि आस पड़ोस के लोग परिवार को ढांढस बताते दिखे, लेकिन जिस घर का बेटा गया हो उसकी क्या हालत होगी ये शब्दों में लिखना मुमकिन नहीं है। ये वो परिवार ही जान सकता है जिसका बेटा दंगे की भेंट चढ़ गया हो। मेरा बेटा तो दूसरे की करता मेरा सेवा, साथ में उसके कह रहे हैं बहुत मासूम बच्चा है, मुझे रोज बतावे ऐसा बच्चा होना मुश्किल है, मुझे खुद उसका साफ कह रहा था। अंकित के पिता रविंद्र शर्मा भी आईबी में हेड कांस्टेबल हैं। उनका कहना है कि पिटाई के साथ अंकित को गोली भी मारी गई। वो छुटाने में रहा सर, वो ताहिर की बिल्डिंग से बंदे आए 15-20 लड़के को लेके खींच के 5-6 बंदे, वो 5-6 बंदे खींच के लेके, बाकी और छुटाने गए तो उनमें गोली चलाई और पेट्रोल पंप छोड़े। इस बीच पुलिस ने तनावपूर्ण हालात को देखते हुए खजूरी खास में सुरक्षा और कड़ी कर दी है ताकि हिंसा पर काबू पाया जा सके। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस की तरफ से शांति मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। दिल्ली में कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय से गांधी स्मृति तक शांति मार्च निकाला, लेकिन कांग्रेस का शांति मार्च जनपथ पर ही बीच में रोक दिया गया। शांति मार्च को रोके जाने के बाद प्रियंका गांधी वहीं धरने पर बैठ गई। प्रियंका ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली में शांति बहाल रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही। हमें चाहे सरकार कितना भी रोके, हमें यहाँ से गृह मंत्री जी के घर जाने नहीं दे रहे, ठीक है, हम यहीं पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम देश को जागरूक बनाएं कि जो हिंसा की राजनीति है वो बंद हो। हमने बार बार ये कहा है, हमारा धर्म अहिंसा है, हमारा धर्म प्रेम है, हमारा धर्म आपसी शांति को फैलाना है। इस बात को ले जाकर आप घर घर में जाइए और मैं खास तौर से दिल्ली के वासियों से प्रार्थना करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि हिंसा मत करिए। आजम खान और उनका परिवार 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल गया। 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके परिवार को कोर्ट ने 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। अब मामले की सुनवाई 3 मार्च को होगी। दिल्ली के मौजपुर में फायरिंग करते शख्स को रोकने वाले कांस्टेबल का नाम दीपक दहिया है। दीपक ने बताया कि अगर किसी को गोली लग जाती तो उन्हें बहुत दुख होता। यूपी के रामपुर में एक बस और एसयूवी कार में आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बुजुर्ग महिला ने नवजात बच्चे को नाले से जिंदा निकाला, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बेमौसम गिरे ओले की वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोगों को चोट आई है। वहीं पारा लुढ़कने से ठंड फिर से बढ़ गई है। दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क खुलवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि सुनवाई के समय ठीक नहीं है। अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में चौथे दिन फिर से हुई हिंसा में उपद्रवियों ने कबाड़ मार्केट में आग लगा दी। वहीं हिंसाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरे होने पर श्रीनगर में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने MiG-21 से उड़ान भरी। ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हरीची समेत 95 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरा होने पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया।
श्रीनगर से भारतीय वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों ने आज सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल तक उड़ान भर के पाकिस्तान को चौंका दिया। इस उड़ान में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया खुद शामिल थे और उनके साथ वायुसेना के कुछ जाबाज पायलट्स ने श्रीनगर से उड़ान भरी। ये एक मिराज 2000 फाइटर जेट अभी यहाँ श्रीनगर बेस से टेक ऑफ हुआ है। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की पहली सालगिरह है और इसीलिए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स चीफ और ये एक और मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट टेक ऑफ होते हुए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की पहली वर्षगांठ है, फर्स्ट एनिवर्सरी है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार श्रीनगर एयरबेस पे आया है और वो सरप्राइज एक साथ पर और ये सॉर्टी में 3 अलग अलग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एयरफोर्स चीफ एक मिग विमान में फाइटर जेट में टेक ऑफ करेंगे और अभी जो मैंने आपको दिखा 2 सुखोई 30M के आए और 2 मिराज 2000 फाइटर जेट्स। रिमेंबर जो मिराज 2000 है वही एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल किया गया था बालाकोट एयर स्ट्राइक में और मिग वो फाइटर जेट का लड़ाकू जहाज का वेरिएंट है जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान टेक ऑफ किए थे। हम अब इस समय श्रीनगर एयरफोर्स बेस पर है। पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने के लिए खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने वायुसेना के पुराने लेकिन बेहद सक्षम माने जाने वाले 2-सीटर MiG-21 से उड़ान भरी। ये लोकेशन भी वही है जहां से बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी। तो एक स्पेशल मैं कहूंगा कि दिन है, 1 साल पूरा हुआ है बालाकोट एयर स्ट्राइक को। लोकेशन वही है, एयरक्राफ्ट वही है और पाकिस्तान को सीधा संदेश है इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरा होने पर भारतीय वायुसेना की इस उड़ान की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। हालांकि इसकी तैयारी पहले से थी, लेकिन वायुसेना का इरादा पाकिस्तान को हैरान कर देने का था। पाकिस्तान की सीमा पर अपने लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाकर एयर चीफ और वायुसेना के सभी पायलट्स वापस एयरबेस लौट आए। एयर चीफ ने अपने सभी अफसरों से हाथ मिलाया और बधाई दी। 1 साल पहले आज ही के दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर बमबारी कर उसे तबाह कर दिया था। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिसमें CRPF के 42 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को देर रात इसका बदला लिया और पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को 90 सेकंड के भीतर अंजाम दिया था और पाकिस्तानी सेना को इसकी भनक तक नहीं हुई। एयर स्ट्राइक में जैश के करीब 250 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया था। भारत ने इसका वीडियो जारी कर सबूत भी दिए थे। बालाकोट स्ट्राइक के 1 साल पूरा होने पर सीमा तक उड़ान भरने के बाद एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने पाकिस्तान को भारत की सीमा में कोई बदमाशी नहीं करने की चेतावनी दी। आपने अपने एक्शन के जरिए एक फाइटर पायलट होने के नाते, एयरफोर्स चीफ होने के नाते आपने एक पाकिस्तान को मैसेज तो दे दिया। शब्दों के जरिए भी पहली वर्षगांठ पे कुछ आप कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? आज का मेरा यहाँ आना पहले हमारी एयरफोर्स के लिए ही मैसेज था कि 1 साल हो चुका है एंड जो हमने उस समय किया था वो एक बहुत अहम मिशन सक्सेसफुली किया था जी। एंड 1 साल में हमने अब काफ़ी कुछ तरक्की की है एंड एक तरह से 51 स्क्वाड्रन जो उस समय सबसे पुराना जहाज था जी। मैं उनके पास आया और उनके साथ फ्लाई किया एंड कुछ रिप्रेजेंटेटिव Su-30 एंड मिराजिस के आए। सबसे पहला मैसेज अपनी एयरफोर्स के लिए है कि हम किस तरह से हमें 24/7 रेडी रहना है, किस तरह से हमें अपनी वेपन्स एंड सब कुछ टाइम पे इंडक्ट करने हैं। एंड पाकिस्तान को जो मैसेज देना है वो उनको पहले भी मिल चुका है बालाकोट के टाइम और उनको कोई भी ऐसा अटैक वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं पुलवामा टाइप तो वो मैसेज दोबारा समय जो हमने टारगेट स्ट्राइक किया जी, हमें कोई डाउट नहीं है कि हमने वो टारगेट अचीव किया, बिल्कुल डाउट नहीं। उस समय हम जो बैटल डैमेज असेसमेंट का वीडियो लेना चाहते थे वो नहीं आया, वो दूसरी बात है। बाद में हमने सैटेलाइट पिक्चर्स हमें मिल गई हैं
और हमने क्लियरली कंफर्म कर दिया है कि वो टारगेट स्ट्राइक थे। वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, हमें पता है। वो उस अटैक से सरप्राइज हो गए थे। वो हमको कहीं भी हमारे पैकेज को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। आपको पता है वो एडी अलर्ट पे थे, बट जब हमारा स्ट्राइक पैकेज गया वो हमारे पैकेज के कहीं भी पास नहीं थे। अब वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करना चाहते हैं। अगर उनको ये इतना ही कंफर्म था कि टारगेट बिल्कुल नहीं हिट हुआ, दूसरे दिन सुबह उनका पूरा मीडिया उन तीनों बिल्डिंग के अंदर क्यों नहीं ले जाएगा? राफेल के जब इंडक्शन हो जाएगा तो एक कैपेबिलिटी जंप होगा हमारा काफ़ी, और जब हम उसको इंटीग्रेटेड तरीके से दूसरे फ्लीट्स के साथ यूज करेंगे तो वो एक बहुत पोटेंट फोर्स होगा। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी कश्मीर में मौजूद हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरा होने पर इंडिया न्यूज ने उनसे बात की। We are totally prepared, both on the LC and in the hinterland, to take care of any challenges and to thwart any attempts by our adversary to vitiate the atmosphere or the situation. एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस। ठंड में नहाना गर्म पानी से, नहीं तो नहाना वो भी डेटॉल से, नहीं तो होती है सर्दियों में भी रोज डेटॉल, जो दे कोल्ड फ्लू जैसी 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। सर्दियों में भी मेरा घर डेटॉल का धुल। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। ब्रो लाइट कैसे जलेगी? ऑटोमेटिक। कूल ब्रो, ऑटोमेटिक। सब कुछ ऑटोमेटिक और मशीन वही, हाथ से मोड चेंज करने वाली ऑटोमेटिक। मेरे घर में है न्यू मोर्टीन स्मार्ट। इसका स्मार्ट चिप ब्लू यानी लो मोड और रेड यानी हाई मोड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता रहे और मुझे मिले 100% प्रोटेक्शन। न्यू मोर्टीन स्मार्ट, 100% ऑटोमेटिक, 100% प्रोटेक्शन। बात जब छत की हो तो कोई हमसे भी पूछ लो हमारी ख्वाहिश। रूफ ऑन सीमेंट, हर छत की ख्वाहिश। मेरी लाइफ है सुपर बिजी, जिससे मेरे इंटीमेट एरिया का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि टाइट जिम क्लोथ्स में करती हूँ स्वेट। हर महीने के सैनिटरी पैड्स और हेयर रिमूवर्स, मतलब रैशेस, स्किन डार्कनिंग और इरिटेशन। That's why I trust Clean and Dry। इसका एलोवेरा और मिंट ऑयल युक्त नेचुरल फॉर्मूला करे नरिश और लौटाए नेचुरल बैलेंस। Clean and Dry डेली इंटीमेट वॉश। हैप्पी डाउन देयर। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सर्दियों में डैंड्रफ का डर? बिल्कुल नहीं। पाओ डैंड्रफ फ्री स्मूथ बाल, नए हेड एंड शोल्डर्स बेसिक स्मूथ के साथ सिर्फ 2 रुपए में। ठंड में नहाना गर्म पानी से, नहीं तो नहाना वो भी डेटॉल से, नहीं तो होती है सर्दियों में भी रोज डेटॉल, जो दे कोल्ड फ्लू जैसी 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। सर्दियों में भी मेरा घर डेटॉल का धुला। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए PolicyBazaar.com पे। महंगा नहीं है, PolicyBazaar.com। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ब्रो लाइट कैसे जलेगी? ऑटोमेटिक। कूल ब्रो, ऑटोमेटिक। सब कुछ ऑटोमेटिक और मशीन वही, हाथ से मोड चेंज करने वाली ऑटोमेटिक। मेरे घर में है न्यू मोर्टीन स्मार्ट। इसका स्मार्ट चिप ब्लू यानी लो मोड और रेड यानी हाई मोड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता रहे और मुझे मिले 100% प्रोटेक्शन। न्यू मोर्टीन स्मार्ट, 100% ऑटोमेटिक, 100% प्रोटेक्शन। राजस्थान की बूंदी में केशव राय पाटन के पुल पर बारातियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। इसमें सवार 25 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। और बस के गिरते ही इलाके के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। साथ ही खुद भी लोगों को निकालने में जुट गए।
राजस्थान की बूंदी में केशव राय पाटन के पुल पर बारातियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। इसमें सवार 25 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। और बस के गिरते ही इलाके के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। साथ ही खुद भी लोगों को निकालने में जुट गए। बस को नदी से निकालने के लिए क्रेन मंगवाई गई, लेकिन जब ऐसा न हो सका तो मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों ने बस में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया, जिसमें से ज्यादातर लोगों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी, तो कई की हालत गंभीर बताई गई। और अब चलते चलते आज का गीत। आज बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार मनमोहन देसाई का जन्मदिन। महज 57 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए मनमोहन देसाई ने 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन के साथ कई सुपरहिट फिल्में बनाई। साल 1977 में आई फिल्म परवरिश के इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।